वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम टॉपिक करेंगे बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, देखिए हमारी जो अभी तक वीडियो है वो अभी तक क्यों नहीं आई थी, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम था ना 2025, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका ये निश्चित नहीं था कि भाई हमारी कितनी एग्रीकल्चर आने वाली है, कितना क्या पोर्शन रहने वाला है। लेकिन ठीक वैसे ही हुआ कि भाई हमारी एग्रीकल्चर पहले तो बता रहे थे कि भाई जो आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब की बार है ना 10 से 15 नंबर के बीच में ही डाली गई थी उन्होंने, जो थी ना अपनी एग्रीकल्चर, वो 10 से 15 नंबर के बीच में ही डाली गई थी। और ये देखा गया कि जो मेनली जो क्वेश्चन उठाए गए थे ना, कि जैसे अब की बार एनिमल हस्बेंड्री से भी नहीं आए, ना ही और कई कई टॉपिक से आए, ज़्यादातर देखा जाए तो एग्रोनॉमी से कवर किया गया था। और हमारे जो मैन्योर और फर्टिलाइजर से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जो आपका सोइल का टॉपिक है उससे भी देखने को मिले थे क्वेश्चन। और उससे जो हमारी पहले वाली वीडियोज़ हैं भी हमने अपलोड कर रखी हैं। अगर नेक्स्ट अभी जो 2026 के अंदर जैसे जो एग्ज़ाम आएगा ना, उसके अंदर देख लेंगे कि भाई वो कैसे क्या करेंगे। वो उनका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ना ही उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट दिया था जिससे मैं आप लोगों को आगे हेल्प कर पाऊँ। देखिए, अभी तक हमने जितना भी कवर किया है वो इनफ है। अगर वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अभी जो सिलेबस मेंशन कर देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। बट मैं आप लोगों को अभी हमारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र कंप्लीट करवा दूंगा, और फिर आपको मैं एग्रोनॉमी भी कंप्लीट करा दूंगा चैनल पे। और इसके बाद जो हमारे अदर सब्जेक्ट है, साइंस के हो गए नोट्स, और जो आपको मैथमेटिक्स है इनके मैं करवा दूंगा साथ के साथ अपलोड। जैसे ही हमारा एग्रीकल्चर और साइंस, या फिर हमारा एग्रीकल्चर और हमारी मैथ के ये साथ में पैरेलल में चला लेंगे, क्लासेस को एक साथ अपलोड कर दिया करेंगे। क्लासेस साइंस का हम बाद में कर लेंगे। और जो हमारा हिंदी इंग्लिश है, देखो वो आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि उसमें ग्रामर का इतना कुछ खास आया नहीं था। बट जो आपको व्याकरण है और जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपने आप कर लेना, क्योंकि 5-5 मार्क्स की आई थी। और इसके बाद जो आपके सोशल साइंस थी वो 15 नंबर की रही थी। तो हम सोशल साइंस कोशिश करेंगे कि हम बाईलैंग्वेज करवाएंगे आपको इसमें, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, जिन्होंने सोशल साइंस है, किसी ने अपने हिंदी में की होती है। बट मैं आप लोगों को बाईलैंग्वेज कराऊंगा सबसे पहले। बट मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और हमारी जो साइंस हो गई और जो हमारी एग्रीकल्चर हो गई, इन तीनों को पैरेलल में लेके चलेंगे। आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। और कोशिश करूंगा कि भी मैं आप लोगों को सारी की सारी जो हो गई एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं साथ के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे ही हमारा टॉपिक कवर होगा या हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा साइंस का और उसका और सब्जेक्ट्स का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल लेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने, चलो कोई बात नहीं, किसी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अभी आप मेहनत करो, एक मौका और है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे आप, एचयू के अंदर, CCI के अंदर, ठीक है। और बहुत आगे करियर ऑप्शन वगैरह है। तो आप जैसे नॉर्मल कॉलेज से डिग्री करने से अच्छा है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करो, ताकि आपको ये भी हो कि भाई हाँ आपने कुछ कर रखा है, आपने लाइफ में कुछ हासिल किया है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कुछ तो है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भी हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही है। और आगे एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में भी और हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें भी। चलो करते हैं स्टार्ट आज के अपना न्यू थॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। क्या है बच्चों अपना आज का थॉट्स, स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। देखिए, जो आप लोग स्टडी करते हो ना, वो आपकी सक्सेस की एक चाबी है। धीरे धीरे आप, जैसे ही आपको अभी जैसे 10th में आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, फिर बाद में आपकी आगे डिग्री कंप्लीट होगी, फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करोगे, धीरे धीरे आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो ध्यान रखना, पढ़ाई ही आज के जो हमारा एरा है इसके अंदर सब कुछ है। नॉलेज है तो सब कुछ है भाई। वो पहले क्या ज़माना अलग था, लेकिन अब पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होने वाला। आज आप बेशक आपके घर में जितने भी परिवार के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग सभी के सभी मेहनत करके पढ़ के लग जाओगे ना, तो आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो फाइनेंशियल कंडीशन है घर की, वो सारी सुधर जाएंगी। वो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपके पास में पढ़ाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। और चले आज हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब देखिए, जैसे ही आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर हमारे क्या होते हैं बच्चों, खाद होते हैं। क्या बोलते हैं हम, खाद होते हैं। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं अपने, उर्वरक। क्या होते हैं, उर्वरक, ठीक है, जो हमारे लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर हमें नेचुरली मिलते हैं बच्चों। अब देखिए,
क्या है इसके अंदर, हमारा मैन्योर के अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम मैन्योर कंप्लीट करेंगे, फिर हम फर्टिलाइजर कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए मैन्योर क्या होता है। मैन्योर आर द ऑर्गेनिक मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम द एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट रेजिड्यू विच कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म। अब देखिए मैन्योर क्या होते हैं, अपने ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो हमें किस किस से मिलते हैं, हमारे एनिमल से मिलते हैं, ह्यूमन से मिलते हैं, प्लांट का जो रेजिड्यू हो गया ना, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जैसे पत्तियाँ हो गई, उसका कोई भी छाल हो गई, ठीक है, जो कवरिंग होती है, वो हमारी क्या काम करती है, उसमें जो उसके अंदर क्या होता है बच्चा, न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट्स के लिए, वो और किसकी फॉर्म में होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। और एनिमल्स का जैसे डंग हो गया, गोबर बोलते हैं जिसको, ठीक है, और हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, ठीक है, और प्लांट का रेजिड्यू मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये हमारा क्या होता है, हम उसको मैन्योर बोलते हैं। मैन्योर विद लो न्यूट्रिएंट्स content per unit quantity have longer residual effect besides improving the soil physical properties compared to the fertilizer with a high nutrient content। देखिए बच्चों इसमें क्या कह रखा है कि जो मैन्यूर है ना, उसके अंदर क्या होता है, लो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो एनपीके रेशियो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम हो गया, उनमें क्या होता है, ये लो क्वांटिटी के अंदर होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं। जैसे आपने यूरिया का नाम सुना होगा, यूरिया के अंदर 46% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन मिलती है। और जैसे ही आप लोग इसके अंदर आओगे ना, FYM फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर आओगे, और आप नाइट सोइल के अंदर आओगे, या फिर हमारा जो पोल्ट्री खाद हो गया उसके अंदर आओगे, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स के जो होते हैं ना कैपेसिटी, वो कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे फर्टिलाइजर होते हैं। बट इनमें क्या होता है कि भाई जो मैन्योर में एक खास बात होती है बच्चों, कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें है ना धीरे धीरे क्या होगा भाई, रिलीज होगा फर्टिलाइजर, लंबे टाइम के लिए हमारा क्या होगा, जो फर्टिलाइजर है वो क्या होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा हमारा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। आगे देखिए आगे क्या क्या रखा है। अब देखो हमारे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर में, अब वो देखते हैं। देखियो जो ओरिजिन है हमारा मैन्योर का, ये जनरली आप याद कर लेना, ठीक है, नॉर्मल सा पढ़ लेना, इतना कुछ ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं उठेगा, बट नॉर्मली, बट आपको इसको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। देखो ओरिजिन हमारे मैन्योर हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हमारे प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। जनरली हमारा ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो, ठीक है। और फर्टिलाइजर हमारा केमिकल सिंथेसाइज होता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारी लैब्स के अंदर, ठीक है। इसका जो नेचर होता है मैन्योर का, वो कैसा होता है, वो ऑर्गेनिक होता है नेचर में, और हमारे फर्टिलाइजर क्या होते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। टाइप क्या है हमारा मैन्योर का, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है, और हमारा फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होता है, जो मैन मेड होता है, नेचुरली जो हमें नेचर से मिलता है। कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसमें लो कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की होती है, इसमें ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर एनपीके रेशियो है वो कम होता है, इसके अंदर एनपीके रेशियो क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल्स क्या करते हैं, इसमें सप्लाई ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी। ये देखो ये स्लो अवेलेबल हो पाते हैं और ये लंबे समय तक मिलता है हमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जैसे हमारा जो गोबर का खाद होता है, जिसको हम FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, बट एक लंबे समय तक मिलता है प्लांट्स को। और ये क्या होता है, मे और मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। ये क्या होता है, या तो फास्ट मिल जाएगा या फिर हमारा थोड़ा सा लेट मिल जाएगा, बट ये एज कम्पेयर टू हमारा मैन्योर जो फर्टिलाइजर होता है, वो हमें फास्टर प्रोवाइड कर देता है हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसमें सप्लाई करता ऑल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एनपीके होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम होते हैं। और ये इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है इसके अंदर। मैंने बताया था ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो हमारी जिसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से कम होती है, और हम इसको ओलिगो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब मोटू चिल्लाएगा, ये इसकी ट्रिक थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाले जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको। और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स या तो एक ही मिलेगा, या फिर दो या फिर तीन मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि भाई यूरिया केवल हमारे 46% नाइट्रोजन ही सप्लाई करता है, और जैसे हमारा DAP हो गया, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, वो हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों प्रोवाइड करता है, और ये हमारा 18% और 46%, ठीक है।
और आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं, इसके कंसंट्रेशन अभी ध्यान नहीं मतलब रखना, तो आगे हम फर्टिलाइजर करेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे। इफेक्ट ऑफ सॉइल हेल्थ में क्या करता है, इंप्रूव करता है फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी जो सॉइल की होती है, ये इंप्रूव नहीं करता फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं। खाद हमारा कार्बन परसेंटेज है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो भी बढ़ाता है हमारे सॉइल के अंदर, उसका स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करता है। इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों, उसमें बैड इफेक्ट व्हेन अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। देखिए कोई भी बैड इफेक्ट नहीं रहता जब हम इसको मैन्योर को हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर अप्लाई कर देते हैं, बट ये हमारी एडवर्स कंडीशन प्रिपेयर कर देता है हमारे प्लांट्स के लिए कि भाई अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो भी नुकसान है और कम डाला तो भी नुकसान है हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये जनरली कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स थी वो आपने देख ली। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। कितने टाइप के मैन्योर है, 2 टाइप के हैं बच्चों, एक तो है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, एक हमारा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब बात आती है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर कौन कौन से होते हैं, FYM हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट बोलो, ठीक है, और हमारा नाइट सोइल हो गया और ग्रीन मैन्योर हो गया। अब देखो जो नाइट सोइल होती है ना, जो हमारा मेनली ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपना कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर, जिसके अंदर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं जो एडिबल ऑयल केक होते हैं। ऑयल केक का मतलब होता है खड़। ठीक है, क्या होता है बच्चों, खड़ होती है, जैसे ग्राउंड नट की हो गई हमारा, और हमारे उसके भी होते हैं ना मस्टर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन एडिबल ऑयल केक, जो हमारे जो खड़ खा नहीं सकते, ठीक है, पशु हमारे, जैसे नीम की हो गया, कैस्टर हो गया, ठीक है, और लास्ट अपनी ब्लड मील हो गई। ये हमारे क्या है बच्चों, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं। अब बात आती है हमारी 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को डिस्कस करेंगे बच्चों कि भाई क्या है। देखिए बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं, दीज कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। देखिए बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर क्या करेंगे, देखो ये मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी हमारे जो मैन्योर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कम सप्लाई करते हैं। तो न्यूट्रिएंट कम सप्लाई करते हैं तो हमने इसको क्या करने पड़ेगा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि हमारी जो NPK रेशियो है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी जो प्लांट्स ले सकता है, मेनली कैपेसिटी नहीं कहेंगे, तो जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे कि भी मिनिमम इसको NPK रेशियो चाहिए होता है, वो क्रॉप्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वो आपको ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करना पड़ेगा खाद, ताकि उसकी जो है रिक्वायरमेंट वो प्लांट की कंप्लीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल हो गया FYM फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया। ग्रीन मैन्योर मेनली जो हमारा, जैसे आपने ढेंचा सुना होगा, तो क्या करते हैं किसान कि भाई उसको ग्रो करके खेत के अंदर, जैसे जून में ग्रो कर दिया, जून से पहले मई जून के अंदर करके, फिर उसको क्या करवा देते हैं, रूटावेटर से क्या करवा देते हैं भाई, फील्ड के अंदर उसका टिलेज ऑपरेशन करवा देते, ताकि वो क्या उसको हरी खाद मिल सके, हमारी सोल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, उसके नाइट्रोजन जो है वो मिल सके प्लांट्स को, और हमारा जो कार्बन परसेंटेज होता है और ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो बढ़ सके सोल के अंदर। ठीक है, अब बात आती है फार्म यार्ड मैन्योर की। इट कंसिस्ट द एक्सक्रीट ऑफ फार्म एनिमल्स। देखिए फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें जो गोबर होता है मेनली, ठीक है, जो एक्सक्रीटा मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे फार्म के, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका, विद और विदाउट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, हम उसको क्या बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। जस्ट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें बस देखो नॉर्मल सी बात है, FYM फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो हमारे गाय भैंस का गोबर होता है उसको हम FYM बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बस आपको NPK का रेशियो याद रखना है। ठीक है, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटासियम का रेशियो याद रखना है। ये नहीं कि PTO5 कितना होता है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग करना चाहते हो तो K2 आएगा यहाँ पे, तो K2O। ठीक है, या तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लो कि भी जो हमारा FYM होता है उसमें NPK रेशियो कितना होता है, या फिर पोटासियम जो नाइट्रोजन PTO5 K2, वो आपकी मर्जी है। वो कितना होता है NPK रेशियो 0.5:0.2:0.5। ठीक है, याद कर लोगे NPK रेशियो ये इतना होता है बच्चों। क्लियर। फिर बात आती है बच्चों अपनी FYM में, हमारा जो देखो प्रिपेयर कैसे करोगे FYM, तो उसके लिए आप पिट का साइज होगा, पिट होता है गड्ढा, तो क्या करोगे उसको 6 मीटर तो उसकी लेंथ रखोगे, ब्रेथ रखोगे कितनी, ये हो जाएगी 6 मीटर, और ये हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी, जो उसकी चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 मीटर हो जाएगी, और गहराई जो डीप होगी ना, जो लेंथ होगी उसकी, वो कितनी कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ये जनरली रेशियो, ठीक है, ये याद रखना, लेंथ ब्रेथ और डीप का 621 से याद कर लेना इसको। ठीक है, ईजिली ही है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो वेस्ट होता है ना वो इसको डाल देंगे,
और जो FYM है ना हमारा कितने मंथ के अंदर रेडी हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है अपना 4 से 5 मंथ के अंदर रेडी हो जाता है। इट अप्लाइड 15 डेज बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप। इसमें क्या करते हैं 15 दिन पहले डालते हैं हम इसको क्रॉप की सोइंग करने से पहले। मोस्टली यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर इन इंडिया के अंदर यही है अपना फार्म यार्ड मैन्योर, जो हमारा गोबर का खाद, ठीक है, जो हमारा एनिमल्स का जो होता है एक्सक्रीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ FYM। अब बात आती है अपनी नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है हमारा, जो हमारे वेजिटेबल्स और एनिमल्स का जो जैसे है ना जो एनिमल का जैसे जो भूसा होता है, चारा होता है, उसको भी हमारा कंपोस्ट के अंदर बोल देते हैं। और वेजिटेबल्स के जैसे हमारे हाउस होल्ड में जैसे पील्स हो गए वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उसको अंदर हम कंपोस्ट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। देखो देखते हैं डिटेल में। कंपोस्ट क्या होता है, इट कंटेन वेजिटेबल्स एंड एनिमल रेफ्यूज एक्सेप्ट डंग। देखो डंग तो हमारे FYM के अंदर ही आ गया था। और जो हमारे वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल के पील्स हो गई, गली सड़ी सब्जियां हो गई, हमारी फ्रूट्स के पील्स हो गए, तो वो उसके अंदर हम कंपोस्ट के अंदर हम इसको कंसिडर कर ही लेते हैं, ठीक है। इट इज़ वेल डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल। देखो ये हमारा क्या होता है, हम इसको हाउस होल्ड का जो वेस्ट होता है ना, जो हमारे किचन का वेस्ट होता है, उसको सारे को डिकम्पोज करके मिक्स करके उसी को हम कंपोस्ट बोल लेते हैं। देखो टाउन कंपोस्ट और फार्म कंपोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। और ये दो टाइप के होते हैं ना, टाउन और हमारा फार्म। अब देखिए टाउन में क्या होता है, कंपोस्ट मेड फ्रॉम द वेस्ट लाइक नाइट सोइल हो गई, जो हमारे स्ट्रीट स्वीपिंग हो गई, डस्टबिन रेफ्यूज हो गया। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे टाउन में नाइट सोइल जो मैंने बताया जो ह्यूमन का एक्सक्रीट होता है उसी को जनरली बोल देते हैं। जो स्ट्रीट स्वीपिंग करते हैं, गलियाँ साफ करते हैं, या फिर डस्टबिन का जो हो गया डिकम्पोजेबल मटेरियल होगा, वो हमारे कंपोस्ट के अंदर आ जाता है टाउन में। और इसका NPK रेशियो कितना होता है, 1.5:1:1.4 मीन्स 1.5 1 और हमारा होता है 1.4, ठीक है। NPK रेशियो होता है, ठीक है। P2O5 बोलो या K2O बोलो, वो आपकी मर्जी है। फिर बात आती है बच्चों फार्म कंपोस्ट का। फार्म कंपोस्ट जो हमारा मेड फ्रॉम द फार्म वेस्ट लाइक शुगर केन ट्रेसिस हो गए, पेडिस्ट्रा हो गई, वीड, जैसे मैंने बताया था ना फार्म के अंदर जो एनिमल्स के अंदर हम कंसिडर करते थे, जैसे हमारा जो तूड़ी बोला मैंने, ठीक है, आपने बहुत बार सुना भी होगा इसको। जो हमारा स्ट्रा होता है वीट स्ट्रा, उसको तूड़ी बोलते हैं। और जो हमारा पेडिस्ट्रा होता है उसको हम पराली बोलते हैं। तो उसमें बच्चों क्या होता है, जो वो रेजिड्यू होता है ना, वो हमारा फार्म कंपोस्ट होता है। उसमें NPK रेशियो होता है 0.5:0.15:0.5, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्टली, ठीक है। जो हमारी नाइट सोइल होती है, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, जो वो उसमें कितना NPK रेशियो होता है, 5.5% नाइट्रोजन होती है, 4% हमारा P2O5 होता है और 2% हमारा K2 होता है, पोटासियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वर्मी कंपोस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा केचुए की खाद। बहुत सारे क्या करते हैं किसान हमारे इस खाद को बेचते भी है भाई, ठीक है। और हमारे केचुए जो वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट्स हैं वो भी लगाई जाती हैं किसानों के द्वारा, वो इसीलिए लगाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फ़ायदा होता है उसका। द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट में हमारा जो खाद हमारा अर्थवॉर्म की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, हम उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, मीन्स केचुए का खाद बोलते हैं बच्चों। वर्मी कंपोस्ट इज द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विद द यूज ऑफ अर्थवॉर्म। देखो सिंपल सी बात है, वर्मी कंपोस्टिंग किसको बोलोगे, जिस मेथड से हम कंपोस्ट जो हमारा तैयार करते हैं, किसकी हेल्प से, हमारे वर्मी कंपोस्ट की, सॉरी वर्मी अर्थवॉर्म की हेल्प से। जो केचुए की हेल्प से हम खाद बनाते हैं ना बच्चों, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो एवरेज न्यूट्रिएंट परसेंटेज होती है, कितना परसेंट होता है NPK रेशियो कितना प्रेजेंट होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट के अंदर, वो होता है बच्चों 1 से लेके 2.25% तक हमारा नाइट्रोजन मिलती है, 1 से लेके 1.5 तक हमारा P2O5 मिलता है, और K2O कितना मिलता है, 2 से 3% तक हमें मिलता है। ये ध्यान रखना है, NPK रेशियो से ही जनरली क्वेश्चन उठेगा इससे, अगर आपका मैन्योर से क्वेश्चन आया तो, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, हमारी जो बेस्ट स्पीसीज है अर्थवॉर्म के लिए एसिना फोर्टिडा है, ठीक है, आगे आएगा एसिना फोर्टिडा। प्रोनाउंसिएशन में बच्चों मिस्टेक हो सकती है, देखो, ठीक है, एक्सपर्ट कोई नहीं होता, तो कोई बात नहीं, जो हमारा जो मेन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्मी टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, वर्मी कल्चर प्लस वर्मी कंपोस्ट के हम कंबाइन करके हम वर्मी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, हमारा जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो मैन्योर हमारा किससे प्रिपेयर होता है बच्चों,
वो होता है हमारा अर्थवॉर्म से। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैन्योर, उसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कल्चर हम रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म को बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। देखो ये रहा, इंडिया के अंदर एसिना फोएटिडा होती है जो अर्थवॉर्म रियर किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर लिखा था ना, ये वही था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारा 2022 के अंदर पूछा गया था, ये एसिना फोएटिडा वाला। ठीक है, ग्रीन मैन्योर किसको बोलते हैं? अब देखो, ग्रीन मैन्योर कैन बी डिफाइन एज द प्रैक्टिस ऑफ प्लगिंग ऑन द टर्निंग इन द सोयल डिकम्पोज्ड, ठीक है, ग्रीन प्लांट मटेरियल्स फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो मेनली मैंने आप लोगों को बता दिया था, ग्रीन मैन्योर वही है, जैसे ढेंचा होता है हमारा मई या जून के अंदर हम उसके फील्ड के अंदर सोइंग कर देते हैं। और जैसे हमारा धान लगाना होता है, जो हमारी पेडी लगानी होती है, पेडी भी बोलते हैं धान को। ठीक है, मैं आगे आप लोगों को जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना हमारा मैन्योर फर्टिलाइजर वाला, फिर हम अपना वही कंटिन्यू करेंगे अपनी एग्रोनॉमी को। ठीक है, हमारी जो हमारी क्लासिफिकेशन है ना क्रॉप्स को, हम उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और इसमें क्या था बच्चों कि भाई ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे हमारा ढेंचा हो गया तो हमने धान बोना, उससे पहले हम क्या करेंगे, रोटावेटर की हेल्प से हम सोइल के अंदर उसको डिकम्पोज करवा देंगे, ताकि हमारे प्लांट्स जो नाइट्रोजन है ना वो हमारे धान को मिल सके। ठीक है, अच्छी खासी। ठीक है, 150-60-60 जो रेशियो होता है वो मैं बता दूंगा कितना होता है, क्या होता है। 150 kg पर हेक्टेयर डालनी पड़ती है, नाइट्रोजन आवश्यकता होती है, वो मैं आपको क्रॉप्स के साथ में करवा दूंगा। देखो टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग 2 टाइप की होती है, ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू और एक्स सीटू। देखो बच्चों, इन सीटू में क्या होता है पहले आप पढ़ लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इन दिस सिस्टम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड ब्यूरिड इन द सेम फील्ड विच इज टू बी ग्रीन मैन्योर्ड आइदर एज ए प्योर क्रॉप और इन द इंटरक्रॉप विद द सेम क्रॉप्स। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन कौन सी है, ये नीचे दे रखी है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे ये एक फील्ड है, ठीक है, अपना रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और जैसे मैंने इसके अंदर ढेंचा उगा रखा है। ठीक है, जनरली ढेंचा और स्नैप का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या किया मैंने, इसी फील्ड के अंदर, इन सीटू का मतलब होता है उसी फील्ड के अंदर, जैसे मैंने इसके ट्रैक्टर के हेल्प से ना टिलेज ऑपरेशन कर दिया, और इसी के अंदर इसको हमने क्या कर दिया, टिल कर दिया। ठीक है, मैंने इसको बा दिया, जो नॉर्मली बोलते हैं, इसी के अंदर ब्यूरिड कर दिया, इसी सोइल के अंदर। मीन्स सेम फील्ड के अंदर हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को क्या कर दें, टिलेज ऑपरेशन कर दे उसके ऊपर, और हम उसके अंदर ब्यूरिड इन द सॉइल कर दें, मेनली मिट्टी के अंदर उसको मिक्स करवा दें अच्छे से। ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है, ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू होती है। जैसे ढेंचा हो गया आपका, स्नैप होगी, ज़्यादातर यही फेमस है। हमारी पल्सेस भी यूज़ की जाती है बच्चों, देखो क्लस्टर बीन का ओपी भी बरसीम भी दे रखी है। तो ज़्यादातर हमारा ढेंचा और स्नैप और हमारी पल्सेज होती है, ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए हमारी यूज़ की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी ग्रीन मैन्योरिंग एक्स सीटू। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक फील्ड है और ये आपका दूसरा फील्ड है बच्चों। ठीक है, 2 फील्ड इसमें आपको गिवन है। इसमें क्या होगा, इसमें आपने क्या कर रखा है, ढेंचा उगा रखा है, स्नैप उगा रखी है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये स्नैप थी, मान के चलो ये स्नैप है, ठीक है, जिसको हम सनई बोलते हैं बच्चों, सनई हिंदी में इसका मतलब होता है। स्नैप हमने क्या किया, इससे उखाड़ के इसके अंदर हमने क्या कर दिया बच्चों, डाल दी इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर लाके डाल दी, और फिर हमने इसी के ऊपर टिलेज ऑपरेशन कर दिया। मींस क्या हुआ, हमारे दूसरे फील्ड से एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर लेके गए हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, वो हमारे होते हैं ग्रीन मैन्योरिंग एक्स सीटू। इन दिस प्रैक्टिस प्लांट डेट आर ग्रोन एल्सवेयर आर ब्रोट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑन द सोइल एज ए ग्रीन लीव्स एज ए टेंडर ऑफ ग्रीन विंग्स। मीन्स वही बात है कि भाई आपने एक अलग फील्ड के अंदर ग्रो कर रखी थी जो भी हमारी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स थी, और फिर हमने उसे दूसरे फील्ड के अंदर डाल दिया, और फिर हमने उसी को सोइल के अंदर मिक्स कर दिया, और वो हमारी क्या हो गई बच्चों, ग्रीन मैन्योरिंग होगी। इससे क्या होता है कि भाई जो हमारी आगे आने वाली जो हम फसल बोएंगे ना, जो हमारी न्यू क्रॉप्स होगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको कम मात्रा में नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी। ठीक है, और हमारे ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, और हमारी सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी है, सनहैम्प है, दूसरे नंबर पे है ढेंचा। याद रख लेना, सबसे आउटस्टैंडिंग क्रॉप कौन सी है, स्नैप, और इसमें क्या है, ढेंचा दूसरे नंबर पे। फिर बात आती है पोल्ट्री मैन्योर, जैसे आपने मुर्गी का खाद सुना होगा,
ठीक है, तो ये वही होता है बच्चों। पोल्ट्री मैन्योर इज एन एक्सट्रीमली रिच सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर का होता है। ठीक है, एनपीके रेशो ज़्यादा मिलता है पोल्ट्री मैन्योर के अंदर। कितना मिलता है? 1 से 1.8% नाइट्रोजन मिलती है, 1.4 से 1.8% हमारे फॉस्फोरस मिलता है, और 0.8 से 0.9% तक हमारे केटो मिलता है, पोटासियम मिलता है। क्लियर है? ध्यान रखना इन वैल्यूज़ को। अब देखिए कंसनट्रेटेड मैन्योर आते हैं, ये हमारे थे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है बच्चों हमारे कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कौन से आते हैं? कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आर दोज मटेरियल डेट आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, बट इसके अंदर क्या होता है? हाई परसेंटेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे एनपीके हो गया हमारा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास हो गया, एज कम्पेयर टू बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमारे देखो देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में मैन्योर के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये हमने कट कर दिया। तो हम अब बात कर रहे थे अपने मैन्योर की। मैन्योर के दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे कंसनट्रेटेड में ज़्यादा मिलते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में कम मिलते हैं। तो हमने बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को देखेंगे। कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आर दोज मटेरियल डेट आर ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कंसनट्रेटर हाई ज़्यादा होती है एनपीके रेशियो की, ये हमने बता दिया। और ऑयल केक्स आगे हमने क्लासीफाई कर दिया। ऑयल केक्स मैंने बताया था जनरली हमारी खड़ जो होती है हम पशुओं को डालते हैं उसको बोलते हैं। एडिबल और नॉन एडिबल। एडिबल जो हमारे कैटल फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सरसों की खड़ हो गई, हमारी मूंगफली की खड़ हो गई, ठीक है, सीसेम जो तिल हो गई उसकी खड़ हो गई, लिनसीड अलसी होती है हमारी उसकी खड़ हो गई। नॉन एडिबल के अंदर हमारे जो जैसे हम उसको मैन्योर की तरह यूज़ करेंगे, हम उसको ऑयल केक की तरह यूज़ नहीं करेंगे। जैसे नीम केक हो गया, महुआ हो गया, कस्टर का हो गया, करण का हो गया। ये ध्यान रखना है चारों के चारों नाम। ठीक है, करंज है, करण नहीं है भाई, ये करंज है, सॉरी करंज है। ठीक है, अब देखिए सैफलावर जो हमारी कुसुम होता है, ठीक है, कुसुम फूल होता है बच्चों। जनरली हमारे कुसुम का फूल आपने सुना हो तो, लेकिन उसको छोड़ो। हाँ, जनरली हमारे जो सनफ्लावर और हमारे सैफलावर है ना, ये हमारी ऑयल सीड क्रॉप है। कौन सी है? ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, जो हमारी तेल निकालते हैं उनसे, ठीक है, ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी होगी, सैफलावर होती है अपनी कुसुम, तो उनके जो खड़ होती है उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है? 7.9% मिलती है। ग्राउंडनट जो मूंगफली होता है ये भी हमारी एक ऑयल सीड क्रॉप है, इसके अंदर हम कितनी मिलती है? 7.3% हमारी क्या मिलती है? नाइट्रोजन। कॉटन केक होगा, जनरली हमारी कॉटन है ना, ये हमारी कैश क्रॉप है। जनरली हम पैसे के लिए ग्रोइंग करते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अब आगे इन्हीं के ऊपर वीडियोज आएंगी। ठीक है, और उसके अंदर कितना होता है? जो हमारे कपास की जो खड़ होती है उसके अंदर कितना होता है? मेनली 6.5% नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल्स ओरिजिन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द शेल्टर जो हमारे हाउसेज हो गए, ब्लड मिल हो गई, बोन मिल हो गई, ईटीसी होते हैं। ऑर्गेनिक मैंने बता दिया था, एनिमल्स वेस्ट होता है, प्लांट्स वेस्ट होता है। ठीक है, ये सारा का सारा है। ढैंचा के अंदर 3.2% नाइट्रोजन होती है, सिस्पेनिया रोस्ट्रेटा, और ये इसके साइंटिफिक नेम है। जर्नली इनके ऊपर नहीं जाना आपको इतना, तो ये ध्यान रखना 3.2% नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, और सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है, इसका नाम याद रख लेना, सेस्बेनिया रोस्टारेटा। ठीक है, रोस्ट्रेटा। सनहेम्प इज द बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है फॉर ग्रीन मैन्योरिंग पर्पज के लिए। आपसे पूछ लेना बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी है, तो वो आप सनहेम्प बोल सकते हो। ठीक है, बरसीम इज द बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। ठीक है, और बरसीम में हमारी बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। जनरली हम ढैंचा और सनैप का यूज़ करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, तो ढैंचा और सनैप हमारी बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, ये ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? अब बात आती है ढैंचा। ढैंचा का देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ढैंचा के बारे में। ढैंचा हमारे सेस्बेनिया स्पीसीज होती है, इसका साइंटिफिक नेम ये होता है, मेनली जीनस है ये हमारा, और ये पीछे वाला हमारा क्या होता है? हमारी स्पीसीज होती है। तो डायरेक्ट आपको स्पीसीज का ध्यान रखना, यही ध्यान रखना, जीनस बस सेस्बेनिया स्पीसीज होती है। इसका सीड रेट होता है, सीड रेट देखो, सीड रेट होता है कि भाई आपको ना 1 एकड़ में कितनी सोइंग करनी चाहिए, बट मैंने आपको हेक्टेयर के अंदर करवाया इसमें।
कितना होता है 45 से 50 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है बच्चों, ठीक है। पर हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर मैंने करवाया था ना 2.5 एकड़ के बराबर होता है, 2.5 के बराबर होता है। तो आप लोग इसको कट करके इससे निकाल सकते हो। जैसे मैंने है ना जैसे 50 मान लिया, राउंड ऑफ करके इसका कितना हो जाएगा 20 केजी, ठीक है। 20 केजी के अराउंड आपको पर एकड़ के अंदर इसका सीड रेट लेना पड़ेगा। और आफ्टर 45 से 50 दिन के बाद में आप है ना मिक्स कर दो। मिक्स का मतलब सॉइल के साथ में मिक्स कर दो। रोटावेटर का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है वो अपनी अच्छे से मिट्टी में मिला देता है, अपने जो ढांचा होता है। और नेक्स्ट क्रॉप को है ना 2.5% लेस नाइट्रोजन की यूज जरूरत पड़ेगी और पानी की भी कम जरूरत पड़ेगी। इससे ये होता है हमारे ग्रीन मैन्योर क्रॉप करने का फ़ायदा, ठीक है। तो देखो बच्चों ये थे हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये हमारे मैन्योर ही पढ़ा है। अब आ रहे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो हमारी फर्टिलाइज़र पे आएगी, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिल सके। और ये बात ध्यान रखना, हम आपको मैथ्स और साइंस, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ है बच्चों ये मैथ्स, साइंस और हमारे सोशल साइंस भी बाईलैंग्वेज करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट पहले हम इन 3 सब्जेक्ट को जो मेजर सब्जेक्ट है हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि जो साइंस है वो 33 के अराउंड आई थी और हमारा मैथ भी 33 के अराउंड ही आया था। और हमारी एग्रीकल्चर 10 से 15 के बीच में रही थी और हमारी सोशल साइंस 15 मार्क्स की रही थी, ठीक है। तो ये मान के चलो 66 यहाँ से हो गए और 10 मार्क्स नहीं तो आपको 14 मार्क्स मान लो, चलो ठीक है। 70 80 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, इसमें से 14 मार्क्स की मान ली ना मैंने ये, तो ये 80 और 85 के राउंड ये हो गए। और जो बाकी बच गया है वो आपकी सोशल साइंस वगैरह से उनसे आ जाएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश से हो गया, ठीक है। यही है बच्चों, और हम बाद में अपने कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो। और आपको जो ये नोट्स है ना ये आपको मिल जाएंगे, आप है ना, मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके ऊपर टेक्स्ट कर देना, वो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और उसकी थोड़ी सी जो हमारी है ना ये नोट्स है प्रिपेयर करने की आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा बच्चों। मे बी अराउंड है ना आप लोगों को जैसे एक सब्जेक्ट की चाहिए, जैसे साइंस की चाहिए या फिर आपको मैथ्स की चाहिए, तो मैं आपको एक फ़िक्स प्राइस है वो मैं बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा नहीं होगा, नॉमिनल ही फीस होगी आपकी, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, ताकि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।